हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी एईडीओ प्रैक्टिस पेपर 10 को, जो कि खान ग्लोबल स्टडीज से लिया गया है। यदि आपने इससे पहले का प्रैक्टिस पेपर नहीं लगाया है तो आप उसे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है। आपको सबसे पहले इसे याद रखना चाहिए कि चिड़िया नामक जगह कहाँ पर है। तो यह पश्चिमी सिंहभूम जिला में है, और जो कि पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में स्थित है। तो पूछा गया कि इसकी प्रसिद्ध विशेषता है, अर्थात यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन है लौह अयस्क खनन सही होगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जिसके प्रश्न बनाए जा सकते हैं। यदि हम बात करें भारत में भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान लौह अयस्क, इसके लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन रखता है। तो लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है कर्नाटका, जबकि लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है उड़ीसा। इन दोनों फैक्ट को भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ खनिज है। छत्तीसगढ़ प्रमुख स्वर्ण उत्पादक राज्य। देखिए, प्रमुख स्वर्ण उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि कर्नाटक है। स्वर्ण उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है, तो ये तो गलत है। राजस्थान खनिजों की प्राप्यता एवं विविधता प्रदान करने वाला समृद्ध राज्य है। यह बात सही है कि राजस्थान भारत में खनिज का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन करने वाला राज्य है। हाँ, यह भी करेक्ट है, मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है। कर्नाटक कलई सांद्रता उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो कर्नाटक कलई सांद्रता उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य नहीं है, इसलिए गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी। तो ऑप्शन डी केवल बी एंड सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई भूदान ग्राम आंदोलन से संबंधित है। भूदान आंदोलन, देखिए भूदान आंदोलन 1951 ईस्वी में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ से? पोचमपल्ली गांव, तमिलनाडु। इसके तहत जमींदारों से अहिंसक तरीके से अहिंसक तरीके से भूमि दान, मतलब भूमि दान की मांग की जाती थी और उसे पुनः वितरण किया जाता था। तो इसलिए यह एक अहिंसक क्रांति थी। इसे हम रक्तहीन क्रांति भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, रक्तहीन क्रांति। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था। न्यूनतम लिंगानुपात पूछा गया और वह केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया। तो दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि न्यूनतम लिंगानुपात पाए गए, और यह कितने हैं? 618 प्रति हजार पुरुष, 618 महिलाएं। तो यह न्यूनतम है। यदि पूछा जाता है राज्यों में, तो राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है। नेक्स्ट, बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए आम जनता को जंगल में प्रवेश की अनुमति नहीं देना, यह कदम भी उठाए जा सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करना, यह भी करेक्ट है। आरक्षित वन और संरक्षित वन को अलग अलग करना, यह भी करेक्ट है। तो इस तरह हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना करना, यह भी सही है। तो सभी ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही है। वनों की कटाई से इसकी संभावना बढ़ जाती है, अर्थात वनों की कटाई से किस बात की संभावना बढ़ जाती है। भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है, सही है। सतही मिट्टी का क्षरण, क्योंकि वो पौधे मिट्टी को जकड़े रहते हैं। और वर्षा की संभावना नहीं बढ़ जाती है। फिर भी हमारा ऑप्शन है ए
2 सही है, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है। गंगा बेसिन में वर्षा का वितरण के बारे में पूछा गया है, तो किधर को घटता है? तो वर्षा पैटर्न गंगा बेसिन में 2 दिशाओं में घटता है ना, 2 दिशाओं में घटता है। जब आप पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, देखिए ये गंगा बेसिन है। जब आप यहाँ से मानसूनी हवाएं चलेगी, अर्थात यहाँ ज़्यादा बारिश होगी पूर्वोत्तर में, और फिर पश्चिम की ओर आते आते यह घटती जाएगी। तो पूरब से पश्चिम की ओर घटती है, और इधर से आने वाली, और उत्तर से फिर यही हवाएं जब इस ओर से हिमालय से टकरा के वापस आती है, तो भी दक्षिण की ओर घटती जाती है वर्षा। तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण घटती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? कारगिल सुरु नदी के किनारे स्थित है, सुरु नदी। और यह सुरु नदी जो है लद्दाख के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बहती है। सुरु नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को मिलाइए। एक तरफ नदी है, उसका पुराना नाम है, और दूसरी तरफ आधुनिक नाम है। तो वितस्ता, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चेनाब, परुस्नी, रावी और विपाशा व्यास। तो इस तरह हम देखते हैं ए का 3 2 जगह है, बाकी को हम एलिमिनेट कर दें। बी का 1, बी का 1, ए का 3, बी का 1, इस तरह ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप इसे याद रखेंगे, हिस्ट्री का प्रश्न है। वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चेनाब, परुस्नी, रावी और विपाशा व्यास। अगले प्रश्न को हम देखें। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला के क्रम को लगाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जब हम जाएं, तो सबसे दक्षिण में आपको मिलता है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, और फिर जास्कर, और फिर पीर पंजाल। तो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखापानी, लिखापानी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सरकारी आयोग, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ए का 3 को जब हम ऑप्शन में देखते हैं, तो एक ही बार में बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है। बाकी को भी हम देखते हैं। श्री रंगराजन समिति, श्री रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित है, तो बी का 1। पारेख समिति, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है। और नरसिंघम समिति, नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ये आयोग अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक किस आधार का दावा नहीं कर सकता? भारत में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक कौन से अधिकार का दावा नहीं करता है? यह व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का दावा नहीं करता है, जबकि किसी भी ब्रिटिश नागरिक, किसी भी विदेशी नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, कानून के समक्ष समानता, यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है, जबकि व्यापार व पेशे की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिक को है। इसी करेक्ट है। नेक्स्ट,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और फिर नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद दिए हुए हैं और यह किससे संबंधित है? सूची 2 में है। तो चलिए मिलान करते हैं। 74 अनुच्छेद 74 यह संबंधित है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो अनुच्छेद 1A का 1, अनुच्छेद 74 1 हो जाएगा, मंत्रियों की परिषद से संबंधित है। 356 किससे संबंधित है? तो यह आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन बी ए का 1 एक ही बार में मैच कर गया था, तो यह करेक्ट है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। वैश्वीकरण से क्या क्या होता है? यह राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवा के व्यापार को बढ़ावा देता है, यह करेक्ट है। यह प्रौद्योगिकी के संचालन को बढ़ावा देता है, यह भी करेक्ट है। इसका अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो इस तरह हम देखते हैं कि तीनों ऑप्शन सही है। ऐसा तो है नहीं किसी में, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, एक भी सही है, एक दो भी सही है, 2-3 भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी ग्रामीण विकास से संबंधित है? मनरेगा ग्रामीण विकास से संबंधित है। मनरेगा को कब लाया गया था? इसके डेट को आप ध्यान में रखेंगे, 2 फरवरी 2006 को। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना भी ग्रामीण क्षेत्र में आवास से संबंधित है, जिसे वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी। तो इनमें से ये सभी ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। राष्ट्रीय आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो NNPFC कहाँ है? ऑप्शन ए में है। तो राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, आनंद मठ उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और कब प्रकाशित हुआ था? तो 1882 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसी आनंद मठ उपन्यास से ही वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरे को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा था? दरअसल यह कथन गांधी जी के बारे में है, गांधी जी के बारे में है और यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, दीन बंधु मित्रा द्वारा रचित एक नाटक नील दर्पण किस विषय पर था? नील दर्पण किनके द्वारा लिखा गया? तो दीन बंधु मित्रा के द्वारा। और यह किससे संबंधित है? तो बंगाल में नील की खेती से संबंधित है। तो ऑप्शन डी, नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर नील विद्रोह। यह बुक 1860 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेरा सत्याग्रह, मार्ले मिंटो सुधार। निम्नलिखित में कौन सा कालानुक्रमिक क्रम है? क्रम में लगाना है तो हमें इसके डेट को देखना चाहिए
होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? होम रूल आंदोलन 1916 की घटना है। सूरत विभाजन। सूरत विभाजन 1960 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह 1918 ईस्वी में हुआ था। और मार्ली मिंटो सुधार। मार्ली मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। तो इस तरह हम देखें तो पहले 2 हो जाएगा, 2, तो ए और सी को आप एलिमिनेट कर लीजिए। 2 के बाद 4 मार्ली मिंटो सुधार। तो इस तरह हम ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक पूछा गया है, तो इसके प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ प्रस्ताव किया गया था? तो कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में। कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पेश किया गया था नेहरू जी द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त से प्रारंभ हो गया था। इस दिन प्रस्ताव 8 अगस्त को प्रस्ताव पेश किया गया था। इस तरह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया और गलत कथन को देखना है। तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, तो यह गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था, यह भी गलत है। जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया गया था। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्राध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ दी। यह कथन सही है? सही नहीं पूछा गया, इस तरह 1 और 2 कथन सही नहीं है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ। यह हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किनके द्वारा की गई थी? तो यह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह पद प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस ने यह कब दिया था, इस्तीफा कब दिया था? तो 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन। तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताया, और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह पद प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाया गया था, और यह फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 1857 के विद्रोह के संबंध में कई लोगों ने अपने मत को प्रकट किया है। तो इस संबंध में षड्यंत्र किसने कहा था? तो आउट्रम ने। आउट्रम और टेलर ने इसे एक षड्यंत्र का परिणाम बताया था। जेम्स आउट्रम ने षड्यंत्र कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा
की गई थी? ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1 मई 1897 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय की हम बात करें तो यह है कलकत्ता के निकट है, बेलूर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड यह सच्चिदानंद सिन्हा का समाचार पत्र है, जिसका उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 में किस वायसराय ने रखी थी? तो यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला रखी गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत मैकाले की थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी एलिस था। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो यह काम इस्लाम शाह द्वारा किया गया था। इस्लाम शाह, जो कि शेर शाह सूरी का पुत्र था, इसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को ऐसा विभाजन किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बिरबल थे। नेक्स्ट, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर रखा था? तो औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद किया था। कब किया था? 1658 ईस्वी में किया था। 8 साल तक कैद रहने के बाद अंततः यहीं पर शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को मृत्यु हुई आगरे के किले में। नेक्स्ट, दिल्ली सुल्तान के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी शब्द का प्रयोग ग्राम प्रधान के लिए किया जाता है। गांव के चौधरी को या गांव के मुखिया को मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था सल्तनत काल में। ममलुक या दास वंश का अंतिम शासक कौन था? दास वंश का अंतिम शासक कैमूर्स था। कैमूर्स, ऑप्शन ए करेक्ट है, जो कि नाबालिग अवस्था में गद्दी पर बैठा था और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या की। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा हत्या की गई और फिर खिलजी वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। श्रेणी का हो जाएगा। यह एक व्यापारिक संघ था, तो ए का 4, तो इन दोनों ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लें। फिर हम देखते हैं कारसापन। कारसापन यह एक प्रकार का सिक्का था, भारत में सोने का सिक्का था, तो बी का 1, तो इससे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। पैथन एक व्यापारिक केंद्र था और यह कहाँ है? मंडी में। कल्याण यह समुद्री बंदरगाह था। सी का 2 और डी का 3। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विद्वानों के नाम दिए गए हैं और यह किससे संबंधित है? चरक। आपको मालूम है कि चरक चिकित्सा से संबंधित है, तो ए का 2 जहाँ जहाँ है, तो
इस तरह हम एक ही बार में ऑप्शन तक पहुंचते हैं, तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। वराहमिहिर ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। और विशाखदत्त नाटककार हैं। नेक्स्ट, पूर्व गुप्त काल में शीशे के उपयोग की बड़ी संख्या जारी की गई थी, अर्थात शीशे के सिक्के किनके द्वारा सबसे अधिक मात्रा में जारी किए गए थे? तो सातवाहनों द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूरि द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? मौर्य काल में रूपा जीवा का अर्थ था कि वह वेश्यावृत्ति से जीवन यापन करने वाली स्त्री, जिसे सामान्यतः गणिका या वेश्या कहा जाता था। तो हमारा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो मगध की राजधानी राजगीर का प्राचीन नाम राजगृह था। इससे आप सभी परिचित हैं। नेक्स्ट, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपको याद होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी और इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में आज के नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने पुरुषों को, जो पुरुष थे उन्हें सिंह की उपाधि, और जो महिला हैं उन्हें कौर की उपाधि दी थी। ये सभी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? महायान, हीनयान, थेरवाद ये सभी बौद्ध के संप्रदाय हैं, जबकि दिगंबर जैन धर्म के संप्रदाय हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल 9th पूर्णतः सोम को समर्पित है। और इस मंडल की रचना किसने की थी? इस मंडल की रचना अंगिरस द्वारा की गई थी। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी मंडल में प्रसिद्ध कथन है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अन्न पीसती है, हम एक साथ रहते हैं। यह किस मंडल में, यह भी पूछा जाता है, तो यह 9वें मंडल में है। नेक्स्ट, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया? हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा गया है, तो यह चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया था, जो कि एक अंग्रेज पर्यटक था। हालांकि इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, हड़प्पा के निवासी किस देश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। मेसोपोटामिया। पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन महाविभाषा किसने दिया था? तो अर्थात महाविभाषा की रचना किसने की थी? तो महाविभाषा की रचना वसुमित्र द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, यह मोकामा में स्थित है। मोकामा में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग। मधेपुरा में क्या है? तो मधेपुरा में रेल विद्युत का कारखाना है, रेल विद्युत इंजन का।
और जमालपुर में क्या है? जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है। और हरनौत में क्या है? तो हरनौत में कैरेज रिपेयर है, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप है। नेक्स्ट, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? अर्थात बिहार में कितने लोग कृषि पर आधारित जीवन यापन करते हैं? तो 78.6% जो है कृषि पर आधारित जनसंख्या है। नेक्स्ट, निम्नांकित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? गंगा में बिहार में कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये सभी नदियां बिहार में गंगा में मिलती है। इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी कहाँ है? तो महादेव पहाड़ी भारत में सतपुरा श्रेणी में है। ए का बी, ए का बी। एक ही बार में हम ऑप्शन तक, सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। बाकी को देखते हैं। इलायची पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ अर्थात कार्डिमम हिल, यह कहाँ पर है? तो यह सह्याद्री श्रेणी में है, केरल व तमिलनाडु में विस्तृत है। कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है। इस तरह हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 55 को। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं और बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ भी अपनी सीमा बनाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि दोनों सही है, ए और बी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है, जो कि 2.5%। 2.5% नहीं है, बल्कि यह 9.2% जो है 2024-25 के लिए अनुमानित है। 2024-25 के लिए, जबकि 2025-26 के लिए यह 22% अनुमानित है ना। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, यह सही है। बिहार में अधिकतर अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। निम्नलिखित का मिलान करें। स्तंभ ए और स्तंभ बी। दूरी, दूरी क्या होगा? समय, वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई। वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ए का 4, ए का 4। एक ही बार में हम ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ऑप्शन भी करेक्ट है। बाकी को हम देखें। वेग, वेग क्या होता है? तो दिशा सहित चाल को वेग कहते हैं। त्वरण, त्वरण क्या होता है? समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाती है। और जबकि विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ। जैसे दो बिंदु हैं ए और बी, सबसे छोटा पथ ये होगा, तो ये विस्थापन है। जबकि दूरी तो ये भी हो सकता है ना, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, जबकि विस्थापन ये है, सबसे छोटी दूरी। नेक्स्ट, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह न्यूटन द्वारा किया गया था, लॉ ऑफ मोशन
नेक्स्ट, अवतल लेंस द्वारा निम्न में से किस प्रकार की छवि बनती है? अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस अर्थात कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस द्वारा छवि जो बनती है वह मुख्यतः आभासी छवि होती है, सीधी छवि होती है और छोटी होती है। छवि कम हो गई है, छोटी होती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो बिजली का कुचालक पूछा गया है। बिजली का कुचालक वही होगा जिसमें आयन उपलब्ध नहीं होगा। तो आयन उपलब्ध किसमें नहीं होगा? नमकीन पानी, इसमें आयन उपलब्ध होते हैं। संतरे का रस, इसमें भी आयन उपलब्ध होते हैं। नींबू का रस, इसमें भी आयन मुक्त आयन होते हैं, और इसीलिए ये सभी विद्युत के कुचालक नहीं बल्कि सुचालक होते हैं। कुचालक पूछा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि आयतन जो है पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। इसे हम जोड़े घटाए चेंज करें, समान रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, लिथियम की परमाणु त्रिज्या इनमें से सबसे बड़ी है, और ये सभी दूसरे आवर्त में हैं, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित अम्लों का उसके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करें। सिरका, सिरके में मुख्य रूप से क्या होता है? एसिटिक सिरका, एसिटिक एसिड, एका 3, एका 3, तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। संतरा, संतरे में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, बीका 1, बीका 1, इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट है। दही, दही में लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। सबसे प्रतिक्रियाशील धातु है, सबसे प्रतिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। इसमें सोडियम और लिथियम भी प्रतिक्रियाशील है, लेकिन पोटेशियम सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट, मीथेन बायोगैस कैसे उत्पन्न की जाती है? मीथेन पादप कूड़े के कार्बोहाइड्रेट का जीवाणुओं द्वारा किण्वन की क्रिया से मीथेन बायोगैस की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेफ्थलीन अधिक घुलनशील है, नेफ्थलीन किसमें घुलनशील होती है? तो नेफ्थलीन जो है बेंजीन में घुलनशील होती है। तारक रश्मियां निकलती है, तारक रश्मियां किससे निकलती है? तारकाय से निकलती है। यह तारकाय जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जबकि डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुकलन होता है, उसकी दिशा होती है एक दिशीय, 5 मिनट से 30 मिनट इसकी दिशा होती है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? मनुष्य जो है कोर्डेटा संघ का प्राणी है। कोर्डेटा ऑप्शन बी करेक्ट है। इसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। स्नेल की मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। असमतापी जंतु किस जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है? शार्क, शार्क जो है असमतापी जंतु है और इसका हृदय द्विकक्षीय होता है। शार्क, सरीसृप, उभयचर मछलियां, कीड़े, ये सभी असमतापी होते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। असमतापी अर्थात वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में
सक्षम नहीं होते हैं, असमतापी जंतु कहलाते हैं। तो जो भी शार्क हैं या सरीसृप हैं, उभयचर मछलियां, ये सभी असमतापी होते हैं। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हल्दी हल्दी जो है तने के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, तना। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, आलू, ये सभी तने के उदाहरण हैं। लड़का किस उम्र में तरुणा अवस्था अर्थात प्यूबर्टी में आता है? तो प्यूबर्टी की अवस्था लड़कों के लिए 11 से 12 वर्ष है, जबकि लड़कियों के लिए 10 से 11 वर्ष है। नेक्स्ट, बाह्य रोशनी के आधार पर नेत्र का कौन सा भाग फैलता व सिकुड़ता है? तो बाह्य रोशनी के आधार पर नेत्र की आइरिस जो है फैलती और सिकुड़ती है, और इससे प्रकाश, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश जो है कम या मतलब नियंत्रण में रहता है। तो आइरिस होगा, आइरिस आइरिस ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट है। नेक्स्ट, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है? साइनोकोबाल्मिन किसका रासायनिक नाम है? तो साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। बाकी के रासायनिक नाम को भी आप याद रखेंगे। विटामिन B12 का तो हमने देखा कि साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी वन का है, तो B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इस तरह हमारा ऑप्शन डी, जहाँ साइनोकोबाल्मिन पूछा गया तो विटामिन B12 करेक्ट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है अर्थात गलत है? तो इनमें से कौन सा तथ्य गलत है? तो किण्वन की प्रक्रिया के बारे में देखा गया, तो किण्वन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, बल्कि किण्वन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। असत्य पूछा गया है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी कथन सत्य है। नेक्स्ट, मस्तिष्क में स्मरण शक्ति वाला भाग क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क में स्मरण शक्ति वाला भाग सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। जबकि सेरिबेलम को हम देखें या सेरिब्रल को हम देखें, तो यह चलने, खड़े होने, ये सब के लिए संतुलन अर्थात नियंत्रण का कार्य करता है। मेरुरज्जु तो स्मरण शक्ति नहीं होता, सेरिब्रम हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सेरिबेलम नियंत्रण के लिए होता है, तो चलने, खड़े होने के लिए, संतुलन व अन्य कार्य के लिए। तो ए का 4 हम देखें, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अन्य को भी हम देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस जो है शरीर का तापमान, भूख नियंत्रण, भावना इत्यादि पर कंट्रोल करता है। सेरेब्रम जो है बुद्धि, चेतना, स्पर्श, दृष्टि, स्मृति का नियंत्रण करता है। और मेडुला ऑब्लिगेंटा उल्टी का नियंत्रण केंद्र है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, को निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? तो संक्रमण से रक्षा के लिए WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका जो है उत्तरदायी होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो शरीर से दर्द के लिए इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड किरणों से गर्मी पैदा करने की क्षमता होती है, शरीर के जिस भी हिस्से पे डाला जाता है तो वहाँ मतलब रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और हमें दर्द से आराम मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है,
जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सेलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। तो यह करेक्ट है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस एनसीसी कहा जाता है। तो यह भी करेक्ट है। इस तरह देखते हैं दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों का वृद्धि करता है? आर्किड। आर्किड करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? क्लोरोफिल का उपयोग जो है प्रकाश को अवशोषित करने में होता है। वह अंग जिसमें भ्रूण विकसित होता है कहलाता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। निम्नलिखित जोड़ियों की विवेचना कीजिए। रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स बैक्टीरियम से संबंधित है। एडवर्ड जेनर टीका, पाश्चर रेबीज, एमिल वान बेहरिंग प्रतिरोध क्षमता, परोक्ष रोध क्षमता। सभी ऑप्शन सही है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारियों का कारण बनते हुए क्षार के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। रूस ने किस भारतीय नेता और विमान चालक को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिनग्राद युद्ध में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया? देखिए, रूस ने किसे स्टालिनग्राद युद्ध में भूमिका के लिए सम्मानित किया? तो बिजू पटनायक को। बिजू पटनायक ये जो है रूस ने महान भारतीय नेता और विमान चालक बिजू पटनायक को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिनग्राद युद्ध में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया। उनके लिए स्मारक पट्टिका का अनावरण किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी भारतीय पेट फूड कंपनी $1 अरब के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न बन गई? पेट फूड कंपनी जो है यूनिकॉर्न बन गई। तो यह कौन सी कंपनी है? डोरोल्स जो है यह बेंगलुरु स्थित फूड कंपनी है। यह अब यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न अर्थात इनका मूल्यांकन $1 अरब से अधिक हो गया। नेक्स्ट, एशियन गेम्स 2026। एशियन गेम्स 2026 जो जापान में आयोजित होंगे में पहली बार कौन सा कॉम्बैट स्पोर्ट शामिल किया जाएगा? एशियन गेम्स 2026 में पहली बार कौन सा कॉम्बैट स्पोर्ट शामिल किया जाएगा? मिक्स्ड मार्शल आर्ट को यहाँ शामिल किया जाना है। नेक्स्ट, केयर एज रेटिंग स्टेट रैंकिंग 2025 के अनुसार समग्र प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 3 राज्य हैं। तो शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और फिर कर्नाटक। इसमें महाराष्ट्र शीर्ष स्थान बनाया है केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से सभी प्रकार के माल के आयात और पारगमन पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण राष्ट्रीय सुरक्षा का है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पर आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। ऑप्शन सी करेक्ट है। पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था इसके डेट को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया था। दो 2008 से 2025 तक की आईपीएल विजेताओं की सूची के अनुसार
किस वर्ष रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL ट्रॉफी जीती? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL ट्रॉफी कब जीती? तो यह तो आपको मालूम है कि इसने 2025 में अपना पहला IPL खिताब जीता। नेक्स्ट है, ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास क्यों लिया? ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। क्यों लिया? तो देखते हैं क्यों लिया। ऑप्शन में है, उन्होंने IPL में पंजाब किंग्स के साथ एक सफल सीजन के बाद संन्यास लेने का फैसला किया। वह T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और उनका शरीर 50 ओवर के प्रारूप के लिए संघर्ष कर रहा था। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत किसानों को किस प्रकार के उपकरण खरीदने पर 75% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है? फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जब कोई किसान कृषि यंत्र खरीदेगा तो उसे 75% की सब्सिडी दी जाएगी। और यह कहाँ की योजना है? तो बिहार सरकार की योजना है। नेक्स्ट, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने गर्मियों में होने वाले एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES या चमकी बुखार की रोकथाम और निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? AES निगरानी अर्थात एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। AES सिंड्रोम जो मुजफ्फरपुर व उसके आसपास के जिलों में हर साल फैलती है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह पोर्टल चालू किया गया, AES निगरानी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने गंगा नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए क्रूज का जलावतरण किया है। तो इस क्रूज का नाम क्या है? MV सम्राट अशोक, ऑप्शन सी करेक्ट है। इस तरह हमने आज BPSC वीडियो प्रैक्टिस सेट का 10वां सेट देखा। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। धन्यवाद।